We have covered the Britishers' conquest over European powers. Okay, and European powers में कौन कौन से थे हमारे? There were Portuguese, Dutch, Danes and French. और फ्रेंच में हुई थी हमारी 3 Carnatic Wars. And after those 3 Carnatic Wars, यहाँ पर पता चला कि अरे वाह हमारे तो ब्रिटिशर्स जीत गए हैं. ब्रिटिशर्स proved to be more powerful than the French, so they won. So ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन पावर के ऊपर तो कॉन्क्वेस्ट कर लिया था कि अच्छा आप यूरोप के हो, आप भागो यहाँ से, ये हमारी मोनोपोली है अब, ठीक है. पर ब्रिटिशर्स का जो कॉन्क्वेस्ट था वो इंडियन पावर के ऊपर और बचा था, है ना. अभी इसको हम थोड़ा समझते हैं, लाइक इन अ फ्लो चार्ट. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड मच मोर इजीली. ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश लोगों ने जो थे ना बाहर ही हमारे आए थे, उन्होंने ये जो कॉन्क्वेस्ट किया हमारे इंडिया पे वो 2 तरीके से किया. फर्स्ट वाज वॉर एंड द सेकंड वाज पॉलिसी. 2 तरीके से किया ना, एक को बहला फुसला के, एक को मार पीट के. अब वॉर भी सिर्फ इंडिया के अंदर ही अंदर नहीं हुई, बाहर भी हुई, है ना. तो अगर यूरोपियन पावर्स की देखें, देयर वर 2 पावर्स. फर्स्ट वाज यूरोपियन पावर्स एंड सेकंड वाज इंडियन पावर्स. यूरोपियन पावर्स में देखें तो पोर्चुगीज, डच, डेन्स एंड देन फ्रेंच. फ्रेंच में थी हमारी 3 wars which were known as Carnatic Wars. Okay, so there were 3 Carnatic Wars. ये पूरा टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. सो दे आर ऑल डन. नाउ लेट्स कम टू द इंडियन पावर्स. इंडियन पावर्स में जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो रही हमारी सबसे पहले बंगाल, जिनसे हमारे ब्रिटिशर्स लड़े थे वो. देन कम्स मैसूर, देन मराठा एंड देन सिख. बंगाल में अगर देखें तो देयर वर 2 battles, 2 main battles. First was Plassey and the second was Buxar. और अगर देखा जाए तो ये प्लासी और बक्सर का जो ये युद्ध था ना, ये एक तरीके से डिसाइसिव बैटल्स थी. यहाँ से ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि अरे अब तो हम पूरे इंडिया को हथिया सकते हैं. प्लासी हुआ था 1757 में और बक्सर हुआ था 1764 में. So in this video we are going to cover about the battle of Plassey and battle of Buxar. And further videos में हम एंग्लो मैसूर wars देखेंगे, एंग्लो मराठा वॉर एंड एंग्लो सिख वॉर. एंड नॉट ओनली दैट, जो मिसलेनियस छोटी छोटी वॉर्स भी हुई हैं ना विच वर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एंग्लो बर्मा वॉर, एंग्लो नेपालीज वॉर, एंग्लो अफगान वॉर्स, वो भी हम कवर करेंगे बट इन लेटर वीडियोस. In this video we are going to focus on the battle of Plassey and battle of Buxar. Let's see. सबसे पहले हम देखेंगे about battle of Plassey. Let's understand battle of Plassey. इसको समझने के लिए हमें इसको कुछ भाग में डिवाइड करना पड़ेगा. सबसे पहले समझेंगे इसका बैकग्राउंड, then the causes, why it happened, the reasons behind it, then the war एंड द लास्ट रिजल्ट, कि भाई इसका अंजाम क्या हुआ. जब ये बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ तो रिजल्ट में हुआ क्या आखिरकार, वो चीज. बैकग्राउंड, कि बैटल ऑफ प्लासी के पहले क्या सीन था, क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी दैट. अगर हम बंगाल को देखें तो आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आप उसमें देखा होगा कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स में एक पावर हमारी बंगाल भी था. और बंगाल को फाउंड किया था मुर्शिद कुली खान ने, है ना. मुर्शिद कुली खान जो थे उनको सक्सीड किया था शुजाउद्दीन ने. शुजाउद्दीन उनके सन इन लॉ थे, ठीक है. इनके कोई बेटे नहीं थे तो इन्होंने अपने सन इन लॉ को ही गद्दी दे दी थी. फिर इस सन इन लॉ को के सक्सेसर बने सरफराज खान. अब ये सरफराज खान जो बने, ये ज्यादा कुछ भारी आदमी था नहीं, इतना ज्यादा कुछ मजबूत नहीं था ये, या फिर देखा जाए तो केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह नहीं था. तो ये जो अली वर्दी खान है ना, जो गवर्नर ऑफ बिहार था और डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार था, उसने इसको मरवा दिया, सरफराज खान को मरवा दिया.
उसने मार के खुद गद्दी पर बैठ गया, तो अब ये बन गया नवाब ऑफ बंगाल। सो अलीवर्दी खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब उसको अलीवर्दी खान को सक्सीड किया सिराज उद दौला ने। अब ये देखते हैं ये कैसे हुआ और क्या हुआ। अगर हम बात करें अलीवर्दी खान की, तो अलीवर्दी खान की कोई भी लड़के नहीं थे, उसकी सारी लड़कियां थीं। ही हैड 3 डॉटर्स, 3 लड़कियां थीं। और उन 3 लड़कियों में जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और उसने से अलीवर्दी खान ने फैसला किया कि सिराज को मैं गद्दी पे बैठा दूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज्यादा केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर भी था और मिलिट्री मैन भी था। और अलीवर्दी खान को सिराज ने बहुत बार युद्ध में हेल्प भी किया था, उसके साथ वो चला भी था। तो उसको अलीवर्दी खान को बहुत अच्छे से पता था कि सिराज एक बहुत ही अच्छा केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर लीडर बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एबल एडमिनिस्ट्रेटर। ये प्लस मिलिट्री कमांडर भी थे इनकी आर्मी में, अलीवर्दी खान साहब की आर्मी में ये मिलिट्री कमांडर भी रहे हैं। और इन्होंने बहुत सी बैटल्स में पार्टिसिपेट भी किया है अलीवर्दी खान जी के साथ। ठीक है, तो अलीवर्दी अगर हम समराइज करें तो अलीवर्दी खान जी को इनको बहुत अच्छे से पता था कि सिराज जो है वो एक बहुत ही बढ़िया उम्दा आदमी है, तो उन्होंने सिराज को चूज किया टू बी हिज सक्सेसर। अब ये कर दिया तो कर दिया, पर इस डिसीजन से जो चिढ़ गई वो थी इनकी मौसी। अलीवर्दी खान साहब की जो ये मौसी जी थी ना, ये बहुत ही ज्यादा चिढ़ गई। इनका नाम ही था घसीटी बेगम। अरे रे रे, घसीटी बेगम। अब ये जो घसीटी बेगम जी हैं, इनका एक बहुत अच्छा नाम भी है, पर जो इंसान मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं बोलना। इनका नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा बेगम। अगर कभी आए क्वेश्चन तो दिस वाज हर नेम। तो इनको घसीटी बेगम भी बुलाते थे, पर इनका नाम मेहरुनिसा बेगम था। ठीक है, और ये थी अलीवर्दी खान साहब की मौसी जी। अब इनकी जो सबसे छोटी मौसी थी, छोटी मौसी के लड़के थे, बेटे थे शौकत खान। शौकत जंग, नॉट शौकत खान, शौकत जंग। अब ये जो शौकत जंग थे ना, ये तबाही चाहते थे थोड़ा सा कि नहीं भाई इन्हें क्यों दे दिया, है ना, इन्हें गद्दी क्यों नहीं दी। ये लोग ना बहुत ही ज्यादा चिढ़े हुए थे, इनकी मौसी जी और इनकी छोटी मौसी के लड़के, ये दोनों ही बहुत चिढ़े हुए थे। और ये काटने लगे कलेश कि अरे बाबा अब हम करेंगे कलेश। ये कलेश ही बन गए। अब फिर क्या हुआ, सिर्फ यही लोग अकेले नहीं थे, कुछ कॉन्स्पिरेटर्स भी थे। इन सब लोगों को जो भी बताऊंगी उनको हम कॉन्स्पिरेटर्स बोलते हैं। सबसे पहले थे मीर जाफर। ये जो डिसीजन था अलीवर्दी खान का सिराज को गद्दी पर बिठाने का, सक्सेसर बनाने का, मीर जाफर को खास पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे पता है कि ये जो सिराज था बहुत ही ज्यादा काबिल लीडर था। अगर वो गद्दी पे बैठ जाता तो मीर जाफर की ज्यादा चल ना पाती। उसको चाहिए था ऐसा आदमी जिसको वो चला सके, उसको पपेट की तरह नचा नचा सके। तो मीर जाफर कौन था? हमारा कमांडर इन चीफ। ही वॉज कमांडर इन चीफ। एंड देन राय दुर्लभ। राय दुर्लभ साहब जो थे वो थे मिलिट्री कमांडर, है ना। अभी हमने, आप बोलोगे कि अरे पहली स्लाइड में तो आपने बोला कि इस वाली स्लाइड में कि सिराज मिलिट्री कमांडर थे, पर इनकी मिलिट्री कमांडर की जो ये बात हो रही है ना, ये तब है जब सिराज गद्दी पर बैठ गए। तो जब सिराज नवाब बन गए थे तब राय दुर्लभ मिलिट्री कमांडर थे। और जब अलीवर्दी खान साहब ये गद्दी पर थे, ये सीट पर थे, ये नवाब थे, उस समय पर सिराज मिलिट्री कमांडर थे। आइए आगे समझते हैं। फिर उसके बाद देखें तो जगत सेठ। अब जगत सेठ कौन थे? जगत सेठ कौन आदमी है? देखिए, जगत सेठ कोई एक आदमी नहीं है, ये एक टाइटल है। टाइटल कैसा कि बहुत ही ज्यादा जो अमीर व्यक्ति हुआ करता था उस समय पर उनके राज्य में, उसको जगत सेठ बोला जाता था। अब आप नाम से ही समझ सकते हो, जगत सेठ मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का एक, यू नो, अ पर्सन हु हैंडल्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। जगत सेठ, जगत को राज करने वाला, है ना। तो जगत सेठ के पास बहुत पैसा, इतना पैसा कि भाई नवाब को लोन दे दें ये, है ना। तो ये टाइटल होता था उस समय पे। जगत सेठ कौन थे हमारे? मेहताब चंद।
मेहताब चंद। उसके बाद आते हैं ओमी चंद पर। ओमी चंद एक ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, है ना। और ये सारे जितने भी लोग हैं ना, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ओमी चंद, ये सारे के सारे ना सिराज के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि सिराज ना गद्दी पर बैठा रहे। इनको बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर्स। चलो ये सब तो होने से कुछ होता जाता है, ऐसा है नहीं। अब ये देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्यों भड़के, आखिर क्या रीजन रहा इनके भड़कने का। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्स्पिरेटर्स, यही जो आग लगाने वाले व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत साथ दिया सिराज को हराने में, है ना, क्योंकि इन्हीं की वजह से हारे थे। आगे बताएंगे कैसे। फिर आते हैं नवाब जी का अटैक ऑन ब्रिटिशर्स। नवाब अटैक्ड ऑन ब्रिटिशर्स, और इसी अटैक की वजह से फिर हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। दिस विल ऑल्सो कम आगे, ब्लैक होल इंसिडेंट और ट्रेजेडी। एंड देन द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। पहले तो इन सबको समझ लेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि बैटल ऑफ प्लासी क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या अंत था इसका। सबसे पहले देखिए, जो फोर्टिफिकेशन हो रहा था ना, क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, अपनी फैक्ट्रियों को फोर्टिफाई कर रहे थे, घेराबंदी कर रहे थे आसपास पूरा। उस चीज से ना नवाब को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन था, वो नहीं चाहता था कि भाई आप फोर्टिफाई करो। तो उसने ना दोनों लोगों से मना किया, फ्रेंच से भी मना किया, ब्रिटिशर्स से भी मना किया। और दोनों फोर्टिफिकेशन आखिर कर क्यों रहे थे, क्योंकि जो 7 ईयर वॉर चल रहा था ना यूरोप में, आपने देखा होगा थर्ड कार्नेटिक वॉर के दौरान। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये जो 7 ईयर वॉर चल रहा था, थर्ड कार्नेटिक वॉर हमारी 1756 से 1763 के दौरान थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना फोर्टिफिकेशन कर रही थी पूरे के पूरे कैलकटा में, जिसकी वजह से और किसके डर से कर रही थी, फ्रेंच अटैक के डर से कर रही थी, जिसकी वजह से नवाब जो थे ना वो नाराज थे, वो नहीं चाहते थे कि वो फोर्टिफिकेशन हो। तो नवाब ने पहले मना किया कि नहीं नहीं फ्रेंच साहब और ब्रिटिशर्स जी, आप ना फोर्टिफिकेशन मत करो, मुझे सही नहीं लग रहा है। फ्रेंच ने क्या बोला कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात। पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, अच्छा जी चलो हम फोर्टिफाई तो हम करेंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और रही बात इसकी, तो आपके जितने सोल्जर्स हैं उनके सर के साथ फोर्टिफाई करेंगे, पर हम करेंगे जरूर। नवाब ने बोला अच्छा ऐसी बात, लो तो हमारे ना सोल्जर्स के सर ही रख लो। नवाब आ गया लड़ाई करने 3,000 सोल्जर्स के साथ। और जब वो आया तो उसमें ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। जो ब्रिटिशर्स हारे, देखो अब 3,000 लोग आए ब्रिटिशर्स को मारने के लिए। अब अगर उनमें से जितने मार सके नवाब ने मार दिए, और जितने बचे उनका क्या किया उसने, उसको डाल दिया उसने ब्लैक होल में। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है क्या आखिरकार। जितने भी सोल्जर्स बचे थे ना, जितने भी, जैसे 3,000 लोग आए किसकी तरफ से, सिराज की तरफ से। सिराज ने ब्रिटिशर्स को मारा। अब ब्रिटिशर्स के जितने भी बंदे बचे, है ना, रेस्ट, जिसको हम प्रिजनर्स बना लेते हैं, वॉर प्रिजनर्स होते हैं, उसने वॉर प्रिजनर्स तो बनाए पर उसने ब्लैक होल में डाल दिया। अब ये ब्लैक होल क्यों बोलते हैं ये समझिए। एक कमरा था 18 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा, जिसमें सिर्फ 2 खिड़कियां थी। और इसमें जो हमारे नवाब थे उन्होंने बंद कर दिए थे 146 ब्रिटिशर्स, इंक्लूडिंग कमांडर हॉवल। कमांडर हॉवल थे जो हमारे, ये देखिए, जेजी हॉवल, इनको भी बंद कर दिया था 146 इंग्लिश प्रिजनर्स के साथ, है ना, जिनमें से 123 मर गए सफोकेशन की वजह से। वो 123 मर गए थे। एंड ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 23 लोग ऐसे थे जो सरवाइव करे थे, है ना। पर फिर इसका ना एक आदमी है, हमारा इंडियन हिस्टोरियन है, ब्रिजेन गुप्ता जी। ब्रिजेन गुप्ता जी इसको अपोज करके बोलते हैं कि नहीं नहीं 146 लोग नहीं घुसड़े थे उस छोटे से होल में। वो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 64 लोग अंदर गए थे। ब्लैक होल में सिर्फ 64 लोगों को डाला गया था, जिनमें से 21 लोग बचे थे।
बाकी सब मर गए थे, बट 21 लोग ऐसे थे जो बचे थे, सिर्फ 21 लोग बचे, है ना। क्योंकि ऐसा जो ये फिगर बताते हैं ना 146 और 23 वाला, के 23 बचे और 146 डाले थे अंदर और इतने छोटे कमरे में, वो इसलिए बताया जाता है कि एक इंडियन की ना थोड़ी सी ड्रेकोनियन इमेज प्रेजेंट की जा सके, जिससे ना वो होता है ना कि आग में घी डालना, पेट्रोल डालना, केरोसिन डालना, उसका काम कर सके ये चीज, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके मन में आग पैदा हो, नफरत पैदा हो इंडियंस के खिलाफ, और फिर लड़ाई हो। बेसिकली यही उनका मकसद था। अब देखो इतनी ड्रेकोनियन इमेज के बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत ज्यादा भड़क गए। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, हमारे क्लाइव साहब, रॉबर्ट क्लाइव, वो आए इंडिया। कमांडर किसका, वॉटसन के साथ आए, एडमिरल वॉटसन, और लड़ने आए कि भाई अब हम मारेंगे तुम्हें। वहां पे ना हुगली जो नदी थी ना, वहां पे बहुत ज्यादा धुंध हो रही थी, और उस धुंध के तले जो क्लाइव था वॉटसन को लेके आया था, एडमिरल वॉटसन को, यहाँ से उसने गोली थाम दी, उसने बंदूकें चलाना चालू कर दी और उसने अटैक कर दिया उस धुंध के तले, है ना। अब यहाँ पे जो नवाब था वो बहुत ज्यादा ना नर्वसया गया कि भाई अब तो मेरा क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, और वो बड़ा ऐसा हो गया कि नहीं यार अब तो समझौता करना पड़ेगा। तो उसने की ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अब इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या था ये देखते हैं। जो नवाब था, नवाब ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी कैलकटा से हटा ली थी, कैलकटा से अपनी पूरी की पूरी आर्मी विड्रॉ कर ली। दैट वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली क्या किया, ब्रिटिशर्स के जो ट्रेडिंग राइट थे वो रिस्टोर हो गए, इनके जो ट्रेडिंग राइट्स जैसे भी सस्पेंड किए हों इस लड़ाई की वजह से, वो वापस से रिस्टोर हो गए। थर्डली क्या हुआ, फोर्टिफिकेशन को अलाउ कर दिया गया, जैसे जो फोर्टिफिकेशन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में था ना, और जिसकी वजह से नवाब ने अटैक किया था और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ जिसकी वजह से, है ना, वो सब कुछ इतनी भसड़ हुई। अगर तुम्हें फोर्टिफिकेशन अलाउ करना था तो पहले ही कर देते ना, तो इन्होंने कर दी फोर्टिफिकेशन अलाउ। फिर उसके बाद क्या हुआ, फोर्थली जो नवाब थे उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने वादा किया कि भाई हम फ्रेंच लोगों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, हमारे फ्रेंच से कोई नाता रिश्ता है नहीं। पर इस सब के बाद ना जो ये क्लाइव था ना वो सेटिस्फाइड नहीं था। उसको ये था कि नहीं, मैं मतलब अब मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा कुछ गलत कर दिया है और मैं नहीं झेल सकता, तो अब तो मैं लड़ूंगा। रॉबर्ट क्लाइव था उतारू लड़ाई पे। अब रोल आता है कॉन्स्पिरेटर्स का, कॉन्स्पिरेटर्स ने हेल्प करी लड़ाई में, है ना। देखते आएंगे। अब देखिए इस बैटल के ना थोड़े से कॉजेस देख लेते हैं, प्रॉपर कॉजेस। ये तो चलो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हो गया था कि क्यों ये मतलब ऐसे आग उठी, है ना। तो इसके इसमें चलो रॉयल जो कॉजेस थे उसमें एक कॉज ये भी आप जोड़ लो, ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला, है ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब देखिए सबसे पहले तो फरमान था ना, जो ये रॉयल फरमान था 1717 का, जो फारूक सियार साहब दे गए थे। आप पता है जब भी पढ़ा करिए ना, तो ये जो पुरानी जितनी भी चीजें पढ़ ली हैं उनको कनेक्ट करके पढ़ोगे तो जो पुराना है वो भी याद रहेगा और नया भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आया रॉयल फरमान 1717, यहीं पर आप हाल रिकॉल कर लो कि भाई ये किसने दिया था, फारूक सियार ने दिया था। इस रॉयल फरमान में क्या क्या हुआ था, आपको एकदम सब कुछ एकदम फ्रेश फ्रेश याद भी हो जाएगा, याद आ भी जाएगा, और ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेटर भी रहेगा, है ना। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। रॉयल फरमान 1717 जो फारूक सियार ने दिया था उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था। इसकी आड़ में जो ब्रिटिशर्स है ना अपना प्राइवेट ट्रेड भी ना बहुत ज़्यादा फ्रीली कंडक्ट कर रहे थे, है ना। दस्तक का मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब यहाँ पे आप याद कर लो कि दस्तक क्या है या फिर दस्तक किसने दिया। तो देखो ये जो अभी बात हुई थी ना रॉयल फरमान की, 1717 में दिया था, ये सिर्फ बंगाल में फ्री ट्रेड करने भर का नहीं था, इसमें दस्तक भी इंक्लूडेड था, याद रखना ये। ठीक है, तो ये दस्तक दिया था। दस्तक होता क्या है, एक सामान को दूसरे मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो भी इंसान ये काम करेगा और बीच में ना टैक्स लगाने की मतलब ऐसा अलाउंस परमिशन दे दी थी ब्रिटिशर्स को कि आप बीच में किसी के भी ऊपर टैक्स लगा सकते हो, और कोई इंसान इधर से एक जगह से उस तरफ अपने गुड्स लेकर जा रहा हो तो। जैसे हम ऐसा होता है ना कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में कोई भी सामान जा रहा हो तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। अब ये पावर किसने दी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो आपके फारूक सियार हुए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए आपके ब्रिटिशर्स, और एक जगह से दूसरी जगह सामान आपका जा ही रहा है, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा दस्तक का मतलब। तो ये जो दस्तक का है ना, दस्तक का भी बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा था, इससे भी बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे नवाब। फोर्टिफिकेशन उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा थे। फोर्ट्स मतलब जो फैक्ट्रीज थी ना ब्रिटिशर्स की, उसके अगल बगल फोर्टिफिकेशन हो रहा था, इससे नवाब बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ऊपर से जो हरासमेंट, मतलब जो लोग बाग थे ना, उनका बहुत बुरी तरीके से मारा पीटी हो रही थी, किसानों की, ट्रेडर्स की, इन सब लोगों की, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हरासमेंट कर रहे थे। कौन कर रहा था? गोमस्ता। गोमस्ता कौन होते हैं? हमारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम ब्रिटिश एम्प्लॉयज, जो कंपनी एम्प्लॉयज थे उनको गोमस्ता बोला जाता था, ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृष्णदास को असाइलम दिया। कृष्णदास कौन है? राज दुर्लभ का बेटा। राज दुर्लभ कौन है? मतलब ये जो दीवान था ढाका का और मिलिट्री कमांडर भी था, है ना। ये बात आप याद रखना। एक्चुअली ये राज बल्लभ है, ही विल नॉट बी मिलिट्री कमांडर, ही वॉज ओनली दीवान ऑफ ढाका। दीवान ऑफ ढाका, आप कंफ्यूज मत हो जाना राय राज दुर्लभ और राज बल्लभ में। अब देखिए राज दुर्लभ जो थे यहाँ पे, 1 मिनट, ये राज दुर्लभ थे, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ वॉज मिलिट्री कमांडर एंड राज बल्लभ इज दीवान ऑफ ढाका। ये उसके बेटे थे कृष्णदास। कृष्णदास बेटे थे राज बल्लभ के, ओके। अभी ये जो कृष्णदास थे ना, इन्होंने बहुत बड़ी धांधली कर दी, अकाउंट में से पैसे गायब कर दिए। जब कमेटी बैठी कि मतलब आओ देखें किसने चुराया किसने नहीं चुराया, तो कृष्णराज भाग गए। कृष्णदास अपनी लंगोटी उठाई और भागते बचे, और ये भागे ब्रिटिशर्स के पास, उन्होंने अपनी असाइलम दे दिया। तो जब फिर आए हमारे नवाब, नवाब ने बोले ब्रिटिशर्स से हमें कृष्णदास वापस करो, तो उन्होंने बोला क्या? अतिथि देवो भव, हम नहीं करेंगे वापस, जो करना है कर लो, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि यार अभी ये जो क्लाइव था ना, ये अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्स की ना बहुत ज्यादा धौस दिखा रहा था कि अरे मेरे पास तो इतनी अच्छी मिलिट्री है, इतनी अच्छी पावरफुल मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इतना बैक था उसको कि वो उतारू था ही लड़ाई पे कि आओ तुम लड़ाई कर लो, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। अब देखो इसमें क्या हुआ। रॉबर्ट क्लाइव है, मद्रास से आए और कैलकटा आए, और उन्होंने एक बहुत अच्छी खासी कॉन्स्पिरेसी सजाई सिराज को हटाने की। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ना, इसी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये जो लड़ाई हुई थी ना 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी को बैटल ऑफ बिट्रियल ज्यादा बोला जाता है। इट वॉज बैटल ऑफ बिट्रियल, लेट्स नो वाई। देखिए ये जो मीर जाफर थे ना, ये मीर बख्शी था, मतलब कमांडर इन चीफ। इसको प्रॉमिस कर दी कि भाई तुम धोखा दे दो सिराज को और हम तुम्हें नवाब बना देंगे, और ये तो वैसे भी एंटी सिराज था ही। जगत सेठ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैंकर था, राय दुर्लभ मिलिट्री कमांडर था, ओमी चंद उस समय में मर्चेंट थे, बढ़िया, है ना। अब इन सब ने साजिश करी कि अरे आओ अब तो हम कॉन्स्पिरेसी करके कॉन्स्पिरेटर्स बने हैं, और इन्होंने सिराज को हटाया। अब इसके बीच क्या हुआ? 50,000, 50,000 सेना, 50,000 की सेना लेकर आया था नवाब क्लाइव के अगेंस्ट, और क्लाइव के पास थे 3,000 सोल्जर्स। अब आप ये देखो कि इधर पे भी नवाब हार गया। क्यों हारा? क्योंकि नवाब की आर्मी से सिर्फ 2 लोग ही लड़ पाए थे, मीर मदान और मोहनलाल, जो कि नवाब के वफादार थे। इसमें कहा जाता है कि 48,000 सोल्जर्स तो लड़े ही नहीं थे, सिर्फ 2,000 सोल्जर्स लड़े थे, वो भी बहुत बुरी तरीके से मारे गए। इस तरीके से हमारे जो सिराज हैं वो हारे गए, और इस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी, है ना। बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है, बट इसको एक और नाम दिया गया है, बैटल ऑफ बिट्रियल। इट वॉज नॉट अ बैटल बट अ बैटल ऑफ बिट्रियल, इट वॉज मोर ऑफ अ बिट्रियल देन अ बैटल, ओके। ये बात आप ध्यान रखना। और इसी से नींव बैठी कि ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि भाई अब तो हम मतलब इन लोगों को आपस में भिड़ा के हम जीत सकते हैं पूरी की पूरी कायनात। तो इधर से समझ में आया ब्रिटिशर्स को कि हम अंदर ही अंदर इनको फूट डाल के हम पूरी की पूरी इंडिया पर राज कर सकते हैं, इनका कुछ ज्यादा बहुत अच्छा है नहीं, ये सक्सेशन की ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, वॉर ऑफ सक्सेशन इनके बीच में चलता रहेगा। वो होता है ना कि 2 बिल्लियों में लड़ाई चल रही है और बंदर रोटी खा गया, वही हो गया। अब देखिए प्लासी की वजह से क्या क्या हुआ। अब देखो जब ये मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, तो इससे बहुत ज्यादा पैसों की मांग की जाती थी, है ना। मनी मैटर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा पैसा मांगा जाता था।
पैसा बहुत मांगा जाता था और इसके मीर जाफर की गद्दी पे बैठने से सिलसिला चालू हुआ पपेट नवाब का। इसके बाद जितने भी नवाब बनते गए वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के पपेट ही थे। ब्रिटिशर्स नचाते थे और वो लोग नाचते थे। पर हाँ, इसके बाद जो मीर कासिम बैठे, मीर कासिम को बहुत ज्यादा पसंद नहीं था कि ब्रिटिशर्स इनको नचाएं या फिर ब्रिटिशर्स इनको पपेट की तरह बिहेव कराएं इनको। मीर जाफर भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं था। इसके बाद मीर कासिम आए, देखते हैं आगे। और हाँ, ये जो बहुत ज्यादा पैसा मांग होती थी ना बंगाल से, और बंगाल का ट्रेड बिल्कुल फ्री हो गया था, ब्रिटिशर्स को मोनोपोली मिल गई थी बंगाल के ट्रेड पे। इसकी वजह से चालू हुआ ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब आप ये बताइए कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय दादा भाई नायरोजी। ओके, नायरोजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 1757 में प्लासी, 1759 में बेदरा और 1764 में बक्सर। आप देखोगे तो मीर जाफर जी जो हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए रूल कर पाते, इससे ज्यादा रूल नहीं कर पाते। मीर जाफर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बीच बीच में हमारे इंटरफेयर कर रहे हैं हमारी सारी चीजों में। तो मीर जाफर क्या करते हैं, वो इनवाइट करते हैं डच को कि आओ भाई लड़ो यहाँ से, ब्रिटिशर्स को हराओ। अब ये डच से लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स की, वो होती है बैटल ऑफ बेदरा, जिसमें डच बहुत बुरी तरीके से हारे जाते हैं। और अंग्रेजों को पता चलता है, अंग्रेज इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि मीर जाफर ने उनके साथ ऐसा किया। तो फिर अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को एलिमिनेट कर देते हैं और उसकी जगह बिठाते हैं उसके ही सन इन लॉ को, जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम के साथ वो एक ट्रीटी भी साइन करते हैं। उस ट्रीटी में ये होता है कि अच्छा भाई, हम ना तुम्हारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर ये बात ना काफी ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती है। देखिए, जो मीर कासिम था उसे पता था कि आज नहीं तो कल ब्रिटिशर्स से लड़ाई होनी तो पक्की है ही। और मीर कासिम का बिल्कुल भी मन नहीं था कि भाई वो ब्रिटिशर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में रह के रूल करे या पपेट की तरह रूल करे। तो उसने ना तैयारियां चालू कर दी, और तैयारियां वो बिल्कुल ऐसे कर रहा था कि कल ही युद्ध हो, है ना। तो मुर्शिदाबाद जो उसका कैपिटल था, मुर्शिदाबाद से उसने अपना कैपिटल शिफ्ट करके कर लिया मुंगेर में। मुंगेर जो कि है बिहार में। It was 400 kilometers away from मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या है? कैलकटा से बहुत ही ज्यादा पास की प्रॉक्सिमिटी में था, जहां पे ब्रिटिशर्स आराम से आ जा सकते थे। पर मुंगेर, चूंकि ये बहुत ज्यादा दूर था, 400 किलोमीटर अवे था, इसकी वजह से मुंगेर में ब्रिटिशर्स बार बार आकर नहीं देख सकते थे या फिर उसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस से दूर भागने के लिए मीर कासिम ने अपना कैपिटल मुंगेर में स्टेब्लिश कर लिया, शिफ्ट कर लिया। इट वाज इन बिहार, है ना। और अपनी सारी की सारी आर्मी को ऑर्गेनाइज करने लगा, और वहां पर उसने गन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करी। अभी अगर बोला जाता है ना कि बिहार में गन का ज्यादा वो क्रेज है, अभी मैं बता, ये जो बिहार में उसने गन फैक्ट्री बनाई, वहां पर कट्टा बनाने लगे, है ना, वहां पर गन्स बनाने लगे, कुटीर उद्योग चलने लगा। और जब ये ये तोड़दार बंदूकें बनी वहां पर, और वहां पर कुटीर उद्योग चलने लगा, वहां पर कट्टा बनाया गया। और ये जो कट्टा बनाने की जो ये बिहार हमारा बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी शुरुआत मीर कासिम ने ही करी थी। इससे आपको ये भी याद रह जाएगा कि गन फैक्ट्रीज वगैरह या कट्टा वगैरह कहाँ बनाए जाते हैं, तो इट वॉज इन बिहार। कुटीर उद्योग कहाँ चालू हुआ? बिहार में। ठीक है। मीर कासिफ ने ब्रिटिशर्स को बोला कि दस्तक का मिसयूज मत करो, मत करो, मत करो। पर ब्रिटिशर्स कहाँ ही मानने वाले थे। उसने क्या किया कि पूरे के पूरे बंगाल में ही जो ट्रेड है ड्यूटी फ्री कर दिया। अब अगर बंगाल में ड्यूटी फ्री कर दिया पूरा का पूरा ट्रेड, और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए, आम आदमी के लिए भी, मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, अरब के लिए, हर किसी इंसान के लिए उसने जो ट्रेड है वो ड्यूटी फ्री कर दिया। और जब ये ट्रेड ड्यूटी फ्री हुआ तो ब्रिटिशर्स इस बात से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गए, क्योंकि उनका प्रिविलेज जा चुका था। अब वो अपना प्रिविलेज खो चुके थे। आप ये देख रहे हैं, ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस एट लूजिंग देयर प्रिविलेज, एंड देन द वॉर ब्रोक आउट इन 1763। और उसके बाद जो ये 3 बैटल्स हुई थी, तीनों की तीनों साथ साथ में हुई, कतवा में, मुर्शिदाबाद और मुंगेर में। इन सभी बैटल्स में मीर कासिम जो है वो हारता गया, और फिर वो अवध भाग गया। और उसने बाकी लोगों को, जो कि ग्रेट अलायंस बनी बाद में, उनको कन्विंस किया था
कि भाई देखो ये तो मेरा ही घर लूटे जा रहा है, कल तुम्हारी भी बारी आएगी और जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुम क्या करोगे। तो इससे अच्छा है कि जब ये ब्रिटिशर्स ये जो ऊपर उठ रहे हैं इनको वहीं के वहीं नीचे दबा दिया जाए तो ही बेहतर है। अगर ये तुम्हारी भी टेरिटरी खाने आ गए तो तुम रोक नहीं पाओगे, अभी रोक सकते हैं तो रोक लो। ऐसा कहकर हमारे जो मीर कासिम साहब हैं उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया बाकी के लोगों को जो कि हमारी ग्रेट अलायंस में शामिल थे। अभी आगे पता चलेगा कौन कौन थे। एक तो थे हमारे अवध के और दूसरे थे हमारे मुगल एम्परर। वील सी इट इन फॉरवर्ड। देखिए अब ये भी समझिए जो बैटल्स हुई थी वो हुई क्यों, क्योंकि इन सब चीजों से ना ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा हरा लिया था मीर कासिम ने और उसके बाद ये लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयों के बाद वो अवध चला गया, अवध के नवाब के पास गया। और अवध के नवाब कौन थे उस समय पे? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला वही आदमी है जिसने मराठाओं को धोखा दिया था इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। रिमेम्बर दिस। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सुजाउद्दौला ही है जिसने मराठों को धोखा देकर अब दिल्ली का साथ दिया था। ठीक है, तो अवध के पास जाता है और फिर वो उसको कन्विंस करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो कन्विंस करता है कि भाई अभी तो मेरी छीनी है, कल तुम्हारी छीन लेगा, है ना। अब देखिए जिस ग्रेट अलायंस की वो बात हो रही है वो थी मीर कासिम की, जो कि बंगाल के नवाब थे। उन्होंने कन्विंस किया कि अभी तो बंगाल हथियाया है, कल के दिन अवध अपना लेंगे। उसके साथ अवध के नवाब आए थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ठीक है, इनके साथ मिलकर 40,000 सोल्जर्स लड़े थे। और अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की तरफ से आए थे हेक्टर मुनरो और इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ 18,000 सोल्जर्स आए थे। पर इन्होंने रीअसर्ट करी अपनी विक्ट्री जो कि इनकी बैटल ऑफ प्लासी में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी को हम भले बिट्रेयल का युद्ध बोलते हैं पर बैटल ऑफ बक्सर ये सच में लड़े थे, ब्रिटिशर्स सच में लड़े थे और इन्होंने अपनी पावर सच में दिखाई थी, अपना हौसला, अपना डिसिप्लिन ये सच में असर्ट किया था उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में। और इन्होंने साबित किया कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी ये वो भी बहुत आसानी से जीत सकते थे। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स लड़े और जीते भी और अपनी काबिलियत के दम पर जीते। अब आप देखिए इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है? ये देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दो चीजें होती हैं। अब देखिए जो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में दो ट्रीटीज हुई थी। इट वॉज टू ट्रीटीज। एक तो हुई थी शुजाउद्दौला के साथ और दूसरी हुई शाह आलम सेकंड के साथ। अब देखिए यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, आप भी कर सकते हो कि जो मीर कासिम था जो लड़ने आया था, जिसके आड़ में ये दोनों लड़े, जिसके लिए ये दोनों लड़े, उसका ही कोई लेना देना नहीं है। और वो होता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया, इनका कोई लेना देना था नहीं उस लड़ाई से, पर मीर कासिम का साथ देने में ये भी मरे, है ना। इनकी भी ऐसी तैसी हो गई। अब आप देखते हैं कि शुजाउद्दौला के साथ क्या ट्रीटी हुई। तो शुजाउद्दौला के साथ उन्होंने ट्रीटी में ऐसा बोला कि आप एक काम करो, इलाहाबाद और कारा, इलाहाबाद और कारा का जितना भी रीजन है, जितना भी एरिया है, वो आप दे दो शाह आलम को। शाह आलम मुगल एम्परर थे और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो शाह आलम को कैपिटल से दूर भगाना चाहते थे, जितना हो सके उतना ज्यादा आप दूर भागो, ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे, है ना। उन्होंने और बोला शुजाउद्दौला से कि 50 लाख आपको वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी टू दी कंपनी। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्वियसली, है ना। तो 50 लाख देना पड़ेगा एज अ वॉर इंडेमनिटी शुजाउद्दौला को टू दी कंपनी। एंड थर्डली उन्होंने बोला कि जो ये जमींदार हैं बनारस के, जमींदार ऑफ बनारस, बनारस के जमींदारों को पूरा का पूरा फुल पोजेशन दे दो उनके स्टेट का। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी अपने पास रखो या फिर आपके अंडर ही ये सारी चीजें होंगी। उन्होंने पूरा फुल फ्रीडम दे दिया कि मतलब ब्रिटिशर्स ने बोला शुजाउद्दौला से कि आप पूरी पूरी फ्रीडम दे दो जमींदारों को, बनारस के जमींदारों को। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली ट्रीटी जो कि शुजाउद्दौला के साथ हुई। लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रीटी। देखिए दूसरी ट्रीटी हुई वो हुई नवाब शाह आलम के साथ। सॉरी ये नवाब नहीं है, ये मुगल एम्परर हैं हमारे। ठीक ठीक है, तो ये मुगल एम्परर शाह आलम के साथ सेकंड ट्रीटी हुई। फर्स्ट ट्रीटी थी शुजाउद्दौला के साथ, वो देख चुके हैं आप, कारा
और इलाहाबाद का एरिया देना था शाह आलम को। क्यों? क्योंकि उन्हें कैपिटल से दूर भगाना था। 50 लाख रुपए देनी थी वॉर इंडेमनिटी, और जमींदार जो बनारस के जमींदार थे उनको पूरा का पूरा फुल पोजेशन देना था उनके लैंड का। मतलब कि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि शुजाउद्दौला की परमिशन ली जाए जिसमें, है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम नवाब पे, तो सॉरी मुगल एम्परर पे, शाह आलम पे। अब आप सोच रहे होंगे हम बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट आप ध्यान रखना, मैं जितनी बार रिपीट कर रही हूँ आपको उतनी बार दिमाग में जा रहा है और वो आपको याद हो जाएगा। दैट्स द रीजन आई एम रिपीटिंग। इफ यू वांट मी टू नॉट रिपीट, प्लीज कमेंट डाउन, आई विल maintain that decorum, I will not repeat anything ever, okay? But I think it is good for you, that's why I'm doing that. चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मुगल एम्परर जो थे शाह आलम सेकंड, उनसे बोला गया कि अब आप जाइए, आप इलाहाबाद में जाकर रहिए, आप दिल्ली से या फिर आप कैपिटल से दूर रहिए। आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे कैपिटल से उतना ज्यादा अच्छा होगा। वो यही चाहते थे। और फिर ये जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसे फोर्स किया, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा तो था नहीं, अब जो शाह आलम जी थे वो तो हार ही चुके थे, तो उन्हें जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो मानना ही पड़ेगा, अपनी जान भी तो प्यारी है। तो शाह आलम से बोला कि एक काम करो, फरमान बनाओ जल्दी से जल्दी। उस फरमान में लिखो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो ब्रिटिशर्स को दी जाती है। और किसके लिeu में, उन्होंने बोला कि हम आपको इन एक्सचेंज, आप हमें दीवानी दे रहे हो और हम आपको एक्सचेंज में देंगे 26 लाख रुपीज पर ईयर। अब आप देखो, ये 26 लाख रुपीज जो पर ईयर दिए जा रहे हैं ना दीवानी के रूप में, नवाब, सॉरी एम्परर को, एम्परर हमारे शाह आलम सेकंड, इससे ये हमारे सबसे पहले फर्स्ट पेंशनर बन जाते हैं, फर्स्ट मुगल पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना। तो ये हमारे ब्रिटिशर्स के सबसे पहले पेंशनर बन गए हैं। देखिए, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो फरमान और दीवानी मिली थी फरमान में, इसके तहत जो हुआ, अवध अपने आप ही सबऑर्डिनेट टेरिटरी बन गया अंडर दी ब्रिटिश रूल, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुआ। अब डुअल गवर्नमेंट में क्या हुआ ये भी देख लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इन डुअल गवर्नमेंट दो चीजें थी। ये पहली बात तो क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया। देखिए, जब वॉर चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, उस समय पे क्लाइव नहीं थे, पर जब ट्रीटी हुई और सारी चीजें हुई, उस समय पर क्लाइव आ गए थे। तो ट्रीटी के टाइम पे क्लाइव आ गए, लड़ाई के टाइम पे क्लाइव नहीं थे। अब इसमें क्या हुआ, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, और दूसरी होती है पैसा, मनी मनी मनी, है ना। तो मनी का जो राइट था वो था दीवानी। दीवानी का राइट था वो ब्रिटिशर्स को मिल चुका था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं निजामत, निजामत राइट, निजामत का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो ब्रिटिशर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं था। तो इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, ऑल मनी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल मनी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। कि अब ब्रिटिशर्स के पास पैसा तो पूरा पूरा था पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। अब इससे क्या हुआ, 5 साल तक इन लोगों ने बंगाल को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। बंगाल को तहस नहस कर दिया गया, बंगाल किसी भी कर्म का नहीं बचा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही लूटा पाटा सब किया, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ, नवाब जो था, नवाब के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोई पावर नहीं थी। कंपनी के पास सारी पावर थी पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, है ना। सो कंपनी हैड all the power but no responsibility। और यही वाइस वर्सा अगर कर दिया जाए तो नवाब के पास थी ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो पावर इन हैंड, है ना। इसकी वजह से बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सब कुछ खराब हुआ। इसी बीच में देखा जाए तो दो सक्सेसिव फेमाइन भी आई थी, जिसमें बहुत ज्यादा, मतलब लोग मारे गए, लाखों करोड़ों में लोग मरे, क्योंकि भाई खाने को, मतलब खाना ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब उसकी वजह से क्या हुआ, तहस नहस मच गया। इसके बाद हमारे आए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो जो सिस्टम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो 1772 में उन्होंने ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था डुअल गवर्नमेंट का, उन्होंने अबॉलिश कर दिया। सो द डुअल गवर्नमेंट वाज अबॉलिश्ड इन 1772। और ये जो 5 साल की पूरी तबाही थी वो इन्होंने ही आकर खत्म करी थी, वॉरेन हेस्टिंग ने। तो it was all about the Battle of Buxar and Battle of Panipat. If you want to know more, you can, just connect to me. Let me just
scroll all these slides. And if you want the PPT for that, आप कमेंट भी कर सकते हो नीचे. So I'll provide you with the PPT, but ध्यान रखना जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो आपको लिखे हुए ही फॉर्म में मिलेगा. It will not be in the typed form. So if you want the exact PPT of this lecture, you can comment down below and I'll try to provide it to you as soon as possible. Let's come back and let's see some of the slides. ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में हम पढ़ चुके हैं. क्या हुआ, 2 ट्रीटीज हुई थी. शाह आलम सेकंड के साथ हुई थी, शुजाउद्दौला के साथ हुई थी. शुजाउद्दौला से बोला था, ये एक तरीके से समराइजेशन है, उससे बोला था कि इलाहाबाद और कारा को एम्परर को दे दो क्योंकि उसको दिल्ली से मतलब कैपिटल से बाहर भगाना था. उससे बोला 50 लाख दो एज अ वॉर इंडेमनिटी, और बोला कि ब्रिटिशर ट्रूप्स मतलब जो सब्सिडरी अलायंस, आप आगे पढ़ोगे ये पॉलिसीज में, ये ब्रिटिशर अलायंस में ये जो पूरा रहेगा आपका. तो ब्रिटिशर्स ट्रूप आप रखो अपने ही एरिया में, उसको हम सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं. ठीक है, एक ये हो गया था. खैर अभी आप इस पॉइंट को थोड़ा सा भूल जाओ, या मतलब ऐसे देख लो. सब्सिडरी अलायंस का मतलब मैं आपको आगे चल के और बताऊंगी. शाह आलम सेकंड के साथ बोला कि भाई जो जितने भी एक फरमान जारी करो, दीवानी राइट्स हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कर दो. और शाह आलम को दे दिया गया था इलाहाबाद और कारा, किससे छीन के, शुजाउद्दौला से छीन के, ताकि ये जो शाह आलम है वो इलाहाबाद में जाकर रह सकें और कैपिटल के आसपास भी ना भटके. इनको पेंशन दी जाती थी 26 लाख पर ईयर की, जिससे ये फर्स्ट पेंशनर बने. तो अगर क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ब्रिटिशर्स मुगल राज का, तो वो है हमारे शाह आलम दी सेकंड. ओके, नाउ लेट्स कम बैक. ये डुअल गवर्नमेंट आपको समझा ही दी गई है. डुअल गवर्नमेंट में दीवानी थी, निजामत थी. दीवानी राइट कंपनी को दे दिया गया था, और निजामत जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये पूरी नवाब को दे दी गई थी. नवाब के पास कोई भी पावर नहीं थी, और ब्रिटिशर्स के पास पूरी की पूरी पावर थी. ये आप क्रिटिक में देख सकते हो कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज विद कंपनी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर वॉज विद नवाब. ओके, ये डेवेस्टेशन हुआ यहाँ पे, फेमाइन हुआ 1717 की, जहाँ पे बहुत से लोग मारे गए. आगे की वीडियोस में आपके लिए मैं फेमाइन का लेक्चर भी बनाऊंगी. सो इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट एज वेल, बट वो थोड़े दिनों बाद होगा. सो प्लीज गिव मी टाइम फॉर दैट. और जो भी वीडियोस आपको, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल. अभी ये जो मेन एनालिसिस है, ये आप पूरा देख सकते हो इसमें, कि यहाँ पे ट्रेचरी थी, कॉन्स्पिरेसी थी, और बैटल ऑफ बक्सर में पूरे के पूरे मिलिट्री स्किल्स यूज हुए थे. बैटल ऑफ प्लासी में नवाब जो थे बंगाल के, सिर्फ उनका ही डिफीट हुआ था, पर यहाँ पे ग्रेट अलायंस का डिफीट हुआ था, जो कि बंगाल नवाब, अवध और मुगल एम्परर थे. बंगाल के थे हमारे कौन, याद करिए मीर कासिम. अवध के थे शुजाउद्दौला, और मुगल एम्परर थे हमारे शाह आलम. ठीक है, शाह आलम नहीं सेकंड. यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं और यहाँ पे जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला, याद रखिएगा. यहाँ पे एंटी सिराज क्लाइक ने भी बहुत ज्यादा मदद करी थी, जो कि कॉन्स्पिरेटर्स थे. कॉन्स्पिरेटर्स कौन कौन थे आप अपने मन में ही रिकॉल कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, एंड आई डोंट थिंक इतना लंबा वीडियो शुड बी हेल्पफुल फॉर यू. अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फुटहोल्ड दे दिया गया था बंगाल में बाय द बैटल ऑफ प्लासी, एंड यहाँ पे ब्रिटिश का लीगल क्लेम हो गया था, जो कि दीवानी पर, ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ठीक है, वर्डिक्ट क्या हुआ, जो प्लासी है उसने फाउंडेशन ले गया था, और बक्सर जो है वो कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट थी. प्रीलिम्स की चीट शीट ये रही आपके सामने. यू कैन जस्ट गो ओवर थ्रू इट. आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से. ये जो टर्म्स क्या होता है, दस्तक क्या होता है, ये ट्रेड परमिट होता है, जो कि मैं आपको इसमें वीडियो में समझा भी चुकी हूँ, बट थोड़ा एक वर्ड में आप समझ सकते हो ये सब कुछ. दीवानी रेवेन्यू राइट्स होते हैं, निजामत एक तरीके से जुडिशियल राइट्स होते हैं, मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है. ब्लैक होल ट्रेजेडी में जेजी हॉलवेल भी अंदर गए थे, अलोंग विद 146 लोग, है ना. फिर प्लासी जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, और बक्सर के जनरल थे हेक्टर मुनरो. ये है हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से. और अबॉलिश किसने करी थी डुअल गवर्नमेंट, तो इट वाज वॉरेन हेस्टिंग. और यहाँ पे एस्टैब्लिश किसने करी थी, तो इट वाज क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. तो ये डेट्स तो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा पूछा जाएगा, बट प्लासी हुआ था 1757 में, बेदरा हुआ था 1759 में, विच वाज बिटवीन डच एंड ब्रिटिशर्स. डच यहाँ पर हारे गए थे. बक्सर हुआ था 1764 में. इलाहाबाद ट्रीटी कंक्लूड हुई थी 1765 में.
कुछ मेंस के क्वेश्चन ये रहे, अगर आप साथ साथ में वीडियो देख लिया, उसके साथ में एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आप रोज उस वीडियो से रिलेटेड अगर आप सॉल्व करते रहेंगे और जो भी इस वीडियो में समझाया जा रहा है आप एक बार उसको ले जाकर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तो आई थिंक इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज ये चीज ना आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. इट माइट टेक यू 1 year 2 year फॉर योर प्रिपरेशन, बट यू नो I'm telling you, it will make you go rise above. Okay, बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड और कितना कितना कचर कचर करूँ, आप लोग कितना ही सुनोगे मेरा. So thank you for watching. If you like it, share it and subscribe it.